हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी उत्तराखंड एलटी की। कुछ समय के बाद दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको हमारी सीरीज़ ज़रूर मदद कर रही होगी। थोड़ा प्रेशर जो आपके ऊपर रहा है, अभी फ़िलहाल हो रहा होगा काफ़ी प्रेशर, उसको दोस्तों ये रिलीव कर रही होगी। ये रिवीजन क्लासेस दोस्तों हम आपके लिए लगातार चला रहे हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर में। तो उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर में दोस्तों हम आपके लिए एक और मैराथन रिवीजन क्लास दोस्तों लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 5 जो कि आपका शैक्षिक अभिवृत्ति से संबंधित है। यहाँ पर यूनिट नंबर 5 किसकी है? शैक्षिक अभिवृत्ति की। उसके दोस्तों आपको 100 से अधिक दोस्तों प्रश्न हम करवाएंगे। जल्दी जल्दी आपको करवाएंगे ताकि आपका भी समय बचे और आप इसका यूटिलाइज कर सकें। बहुत कम समय पे आपको हम रिवाइज करवा रहे हैं एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ से बहुत सफलता मिले, इससे आपके कई सारे एग्ज़ाम में प्रश्न आए और आपको सफलता मिले। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 100 से अधिक दोस्तों प्रश्न रहने वाले हैं। कितने आपके मार्क्स आए ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और कितने गलत हुए कितने सही हुए ये भी पूरा बताइएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पूरी क्लास देखो तभी जाके पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 18 मॉडल पेपर का। 100 से अधिक दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 5 के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? द मेन फिलॉसफी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। व्यवसायिक कुशलताएं सिखाना, बिना बोझ के सिखाना, सह-शैक्षणिक गतिविधियों को सिखाना, या फिर कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन यही है कि शिक्षा बिना बोझ के। अगला देखेंगे आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? पहली से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा, 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी और डी है वो ऑलमोस्ट एक जैसे, लेकिन हमें करेक्ट आंसर से मतलब है पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा की तक की शिक्षा है। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बेसिकली क्या है? 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा, इसी को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया है। अगला देखेंगे बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अगर सबसे इफ़ेक्टिव लर्निंग चाहिए तो सबसे कम महत्व कौन सा विकल्प रखता है? अधिगम का दार्शनिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार, या फिर अधिगम का बौद्धिक आधार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो फिजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग है ये दोस्तों प्रभावी अधिगम के लिए सबसे कम महत्व रखता है। बाकी सभी महत्व रखते हैं। दार्शनिक आधार हो, मोटिवेशनल बिहेवियर हो, या फिर इंटेलेक्चुअल बेसिस हो लर्निंग की। अगला देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, और अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। ये आपका गलत है दोस्तों। बाकी सभी दोस्तों आपके जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य नहीं है आरटी में। इसमें दोस्तों आपका 45 घंटे होना चाहिए। ठीक, तो तकरीबन शिक्षक को एक सप्ताह में तैयारी के घंटों सहित कम से कम 45 घंटे का दोस्तों प्रावधान है, तो 60 घंटे नहीं होगा। अगला देखेंगे नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स। हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन एनईपी 2020? तो 5, 4, 3, 8। तो इसके कितने स्तंभ है दोस्तों? इसके 5 स्तंभ है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों इसके 5 स्तंभ हैं। 5 आधारभूत दोस्तों इसके स्तंभ है। जैसे कि इसमें आता है पहुंच, फिर बात आती है इक्विटी की, फिर गुणवत्ता, सामर्थ्य, ठीक है, और जवाबदेही।
ये इसके 5 आधारभूत स्तंभ है: पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। अगला देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त शब्द है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों जो कंटेंट है उसके लिए एप्रोप्रिएट टर्म क्या है अगर आप उसको व्याख्या करना चाहते हैं? निश्चयात्मकता, संभावना पूर्णता, पूर्ण नियतता या फिर विकासशीलता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विकासशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील है, ठीक है, तो विकासशीलता इसकी विषय वस्तु की व्याख्या के लिए बिल्कुल उपयुक्त पद है। अगला देखेंगे, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये आपका अध्यापन शैली पर निर्भर करता है, टीचिंग स्टाइल पर दोस्तों निर्भर करता है। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन टीचिंग स्टाइल। अगला देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है? शिक्षक है, शिक्षण है, छात्र है, पाठ्यचर्या है। तो कौन है केंद्र बिंदु दोस्तों इस समय पर? छात्र दोस्तों हमेशा क्या होता है? केंद्र बिंदु पर रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? सामान्य सिद्धांत बताना है जो नहीं है। वास्तविक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, निष्क्रियता का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रियता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पैसिविटी, ये दोस्तों आपका शिक्षण अधिगम का सामान्य सिद्धांत नहीं है, निष्क्रियता का कोई सिद्धांत नहीं होता। बाकी वास्तविक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल, इसके अलावा प्रायर एक्सपीरियंस का प्रिंसिपल, ये सभी आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर को अग्रसर करता है? पूछताछ प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। तो विषय वस्तु की गहनता की ओर को अग्रसर दोस्तों कौन सा करता है? तो दोस्तों वो करता है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, कंक्लूजन मॉडल। ये दोस्तों विषय वस्तु की गहनता की ओर को अग्रसर करता है। अगला देखेंगे, एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, अनुशासन बनाए रखना, उपयुक्त कक्षा अंतःक्रिया, चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना। तो आप देख सकते हैं डी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना द टीचर शुड नॉट डू इन दिस इन द क्लासरूम। इसके बाद देखेंगे अगला, एनईपी 2020 के अनुसार महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा SEDG से बड़ी आबादी के लिए विशेष क्षेत्र यानी कि SEZ, ठीक है, स्पेशल एरियाज की स्थापना की जाएगी। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो स्पेशल एरियाज फॉर पॉपुलेशन लार्जर देन SEDGs, तो महिला और ट्रांसजेंडर के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। तो महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी NEP 2020 के अनुसार। और इसके अलावा जो आपके SEDG से बड़ी आबादी के लिए विशेष क्षेत्र SEZ की स्थापना की जाएगी। अगला देखेंगे, NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE जो कि फाउंडेशन स्टेज होती है, उसकी उम्र क्या होगी? 3 से 6 साल, 2 से 6 साल, 4 से 7 साल, 3 से 8 साल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की जो ECC की उम्र है वो आपकी 3 से 8 साल होने वाली है। थोड़ा दोस्तों मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगा, 3 से 8 साल नहीं होगा दोस्तों इसका। 3 से 8 साल दोस्तों, इसको थोड़ा सा करेक्शन हम कर लेंगे। 3 से 8 साल तक दोस्तों आपकी होगी प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। अब प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में जैसे बांटा गया है, एक तो होगी ECC उम्र, तो ECC आपकी दोस्तों हो जाएगी 3 से लेके 6 साल, ठीक है। 3 से लेकर 6 साल तक के जो आयु होगी दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या होगा कि जैसे बालक है उसको आंगनबाड़ी प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी, ओके। और इसके बाद फिर 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी विद्यालयों में दोस्तों कक्षा 1 और 2 की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो 3 से 8 साल नहीं, इसका करेक्ट आपका 3 से 6 साल होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो अगले 2 साल है उसमें ECCE नहीं, प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। बेसिकली अगर आपका आंसर आएगा तो इसके आसपास ही आएगा।
तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। तो 3 से 6 साल आप मान लीजिए ECCE, एंड देन उसके बाद जो अगले 2 साल होंगे आपके 1 से 2 साल। तो पूरी प्राइमरी जो शिक्षा है वो 3 से 8 साल की है, जिसमें ECC आपका 3 से 6 साल होगा। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। अगला देखेंगे RT अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यताएं, नियम और शर्तें, या फिर प्राधिकार। तो RT 2009 के अनुसार कौन से प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिकॉग्निशन, यानी कि मान्यता प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद ही आपका क्या होगा, कोई भी विद्यालय है उसको मान्यता लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो मान्यता प्रमाण पत्र होगा। एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? शिक्षक की योग्यता, योग्यता और शिक्षण कुशलता, शिक्षण कुशलता और उपलब्धियां, योग्यता, शिक्षण कुशलता और उपलब्धियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वालिफिकेशन, टीचिंग स्किल एंड अचीवमेंट। ये तीनों एक अच्छे शिक्षण के गुण हैं। अगला देखेंगे, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के लिए आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा, यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी में को इन्हेंस नहीं करेगा। ठीक है, विद्यार्थी की उपलब्धि पर उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, तो ये तो करेगा। छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिसके समान कार्य सफलता प्राप्त करी हो, विद्यार्थी के समान कार्य में पूर्व मिली सफलता पर प्रकाश डालकर उसे प्रवीणता की अनुमति करवाना, और विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या फिर स्कूल से सहायता को देना, तो ये आपका क्या है कि विद्यार्थी की जो आत्म क्षमता है उसके बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 जिस प्रवर्तन समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को सहायता दी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो NCF 2005 के बेसिकली अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? प्रोफेसर यशपाल। तो प्रोफेसर यशपाल दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश से देख लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अगला देखेंगे, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो वी ऑल नो दैट कि RT अधिनियम 2009 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो RT का अधिनियम था दोस्तों, ये 2009 में दोस्तों बना था। ये इससे पहले दोस्तों जो संविधान है उसमें 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, और जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार दोस्तों बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन से। और इसमें आपका आर्टिकल में 51 इसमें दोस्तों आपका क्या जुड़ा था? आर्टिकल में 51 क में आपका जो शिक्षा है उसको क्या बनाया गया था? मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, 51 क नहीं 21 क। ठीक है, 21 क। तो 21 क दोस्तों आपका जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन था 2002 वाला, और अनुच्छेद दोस्तों 21 क जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा उसको अनिवार्य और निःशुल्क किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद RT अधिनियम 2009 आया, और फिर 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में दोस्तों इसको लागू किया गया। ठीक है, इसका देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ठीक है, बाइलिंगुअल अप्रोच क्रिएट कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट एंड हिंडर्स लर्निंग। ओके, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और यौगिक उन्नति में बाधक है। इसके अलावा बच्चों को अंग्रेजी भाषा में बोलने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषा होने के लिए कुछ संख्यात्मक लाभ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। देखिए ऊपर के अगर आप देखें तो जो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट तो नेगेटिव हैं, लेकिन जो डी वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के कुछ अपने संख्यात्मक लाभ भी, देयर आर सम न्यूमेरिकल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग मल्टीलैंग्वेज फॉर चाइल्ड स्टूडेंट। अगला देखेंगे, NCF 2005 के बारे में क्या सही नहीं है? NCF 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान है, प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी में 38 विद्वान थे, बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, बालक सक्रिय रूप से दोस्तों इसमें ज्ञान का निर्माण करता है। बाकी सभी ऊपर के 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं।
इसके बाद अगला देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस वर्ष दोस्तों स्थापित किया गया, यानी कि NCTE किस वर्ष दोस्तों एस्टेब्लिश हुआ। तो 1992, 1993, 1994, 1995। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, NCTE 1995 को दोस्तों ये स्थापित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 17 अगस्त 1995 को दोस्तों ये स्थापित हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम हुआ था जो कि 1993 में हुआ था। ठीक है, तो उसके क्रम में 17 अगस्त 1995 को दोस्तों ये एक स्वायत्त निकाय के रूप में, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में दोस्तों इसको गठित किया गया। तो NCTE 1995। अगला देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया गया है। तो 1986, 1992 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके स्थान पर दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको दोस्तों लागू किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसमें 1986 के बाद उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था, फिर 1992 वाली आई थी, लेकिन बेसिकली 1986 ही मानी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। तो दोस्तों वो है बिना बोझ के सीखना, अभी जैसे हमने डिस्कस किया। अभी अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, द टारगेट हैज बीन सेट टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 50% इन विच ईयर। तो कितने वर्ष का टारगेट है, तो 2035 तक। ठीक है, तो 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% बनाने का दोस्तों यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। अगला देखेंगे RT अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो हम ये आपने डिस्कस किया, मान्यता के बिना नहीं किया जाएगा, रिकॉग्निशन। अगला देखेंगे RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए। तो अगर प्राइमरी विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात की बात करें, एक जनरल की हम बात करें, तो दोस्तों वो होना चाहिए 30:1। ठीक है, 30:1 यानी कि प्रति 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइमरी बच्चों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 30:1 का होना चाहिए। शिक्षकों की शिक्षा का प्रावधान को किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि जो प्रोविजन फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 1992, तो या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस समय पे शिक्षकों की शिक्षा के प्रावधान को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया 1986 वाली में। अगला देखेंगे उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था, कितना है, 50%। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अभी ये पूछा गया था कि भैया उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% किस वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य बढ़ा रखा गया, 2035। ध्यान रखेंगे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब की गई। तो सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई एज अ यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 दिसंबर 1963 को, 15 दिसंबर 1963 को दोस्तों आपकी भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की यूनिट के रूप में सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो 15 दिसंबर 1963। ठीक है, जिसको कि दोस्तों हम आज के समय पे KVS के नाम से भी जानते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की दोस्तों जो स्थापना है वो 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। अगला देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के अंतर्गत, 1986 होगा दोस्तों, आवासीय विद्यालयों में कौन सा विद्यालय शामिल किया गया। केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कोई नहीं। तो 1986 में दोस्तों आवासीय विद्यालयों में नवोदय विद्यालय को दोस्तों सम्मिलित किया गया, नवोदय विद्यालय 1986 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई, NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1961, 1960, 1964 या फिर 1967। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा 1961। ठीक है, तो 1961 को दोस्तों आपकी क्या हुई थी, NCERT की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे नई दिल्ली के अतिरिक्त UGC के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में से कौन सा शामिल नहीं है।
तो आपने बताना है कि नई दिल्ली के अतिरिक्त यूजीसी के जो अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जयपुर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली में तो दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा इसके 6 आपके क्या हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 में दोस्तों आपके कौन कौन आते हैं, पुणे आता है, इसके अलावा हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है। ठीक है, कौन कौन है, भोपाल, इसके अलावा गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर जो भी लिखो आप। ठीक है, तो भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, इसके अलावा पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, ये दोस्तों आपके इसके आय में जयपुर नहीं आएगा, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला देखेंगे, शिक्षकों का विद्यालय में चयन और उसके मध्य कार्य का उचित विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। तो शिक्षकों का विद्यालय में चयन करना और उनके मध्य कार्य का उचित विभाजन कौन करता है, स्कूल प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, स्कूल प्रबंधक प्लस प्रधानाध्यापक। तो कौन करता है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक होते हैं दोस्तों ये आपके क्या, प्रिंसिपल की हम बात करें तो शिक्षकों का विद्यालय में चयन करते हैं और उनके मध्य में कार्य का उचित विभाजन के द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने का एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। इसके अलावा विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सो वी नो दैट कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प एंड आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, इसलिए गलतियां महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, नई शिक्षा 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से लेकर 8 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो 3 से लेकर 8 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। ये कब तक का दोस्तों लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य है दोस्तों आपका 2030 तक का। ठीक है, तो वर्ष 2030 तक का। ठीक है, तो 3 से लेकर 8 यानी कि ईसीसी वाली एज, तो ध्यान रखना दोस्तों कि 3 से लेकर 6, कई जगह पे 3 से लेकर 8 दिया हुआ है। बेसिकली आप 3 से लेकर 6, 8 तक आप मान के चलिए, तो इसमें वर्ष 2030 तक का आपको गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है। तो 3 से लेकर 8 को मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसको आप 2 वर्ग में डिवाइड करा किया है, ईसीसी जो कि प्रॉपरली 3 से 6 है, फिर उसके बाद कक्षा 1 और 2 में प्रवेश लेगा आपकी 8 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, तो वर्ष 2030 तक। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। तो देखिए एनईपी 2020 बेसिकली इसका मसौदा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों, ये डॉक्टर अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो एनईपी 2020 के अध्यक्ष की हम बात करें तो ये दोस्तों इनकी अध्यक्षता यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और वर्ष 2019 में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। कितने वर्षों बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया गया, तो आप काउंट कर लो, 1986 है, 1986 से फिर आपकी कब हुई, 2020 में हुई, तो तकरीबन आपके 34 सालों के बाद। ठीक है, 34 सालों के बाद दोस्तों आपकी नई शिक्षा नीति प्रतिस्थापित हुई, तो 34 वर्षों के बाद काउंट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के लिए क्या घोषणा की गई। स्त्री पुरुषों की शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाएगा, महिलाओं की शिक्षा हेतु विशेष प्रयत्न किए जाएंगे, बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी दोस्तों यही आपके सुझाव कोठारी आयोग के द्वारा भी दिए गए थे, फिर उसको अपनाया गया 1986 में। अगला देखेंगे, किसी राज्य की शिक्षा संबंधित दायित्वों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो शिक्षा संबंधी दायित्वों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बेसिकली दोस्तों ये आपके जो दायित्व की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसको तो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों ये अलग अलग हो सकता है इसका आंसर। तो ये कोई आपका एक पर्टिकुलर एक आंसर वाली बात नहीं है, इसमें इसका आंसर 5 दिया हुआ। देखिए अलग अलग दोस्तों दायित्व होते हैं, जैसे आपको पता है भाई राज्य के शिक्षा संबंधी कितने दायित्व होते हैं, जैसे कि उसके उद्देश्य की हम बात करें, या पाठ्यक्रम है, या शिक्षण पद्धति है, या फिर स्कूल का प्रशासन है, अनुशासन है। तो ऐसे दायित्वों की हम बात करें तो दोस्तों ये आपका एक पर्टिकुलर ये है, तो इसको आप रहने दीजिए फिलहाल, क्योंकि ये अलग अलग हो सकता है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है इतने दायित्व, तो वो आप डिपेंड करता है कि आप कितने दायित्व बांटते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच का उद्देश्य किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है।
तो शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, ये किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो देखिए शिक्षा के सार्वभौमिक का उद्देश्य है ये आपकी 1986 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे संबंधित है। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, कक्षा से बाहर निकालो? तो बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है, उसके व्यवहार का कारण आप जानिए। नीड टू नो द रीजन फॉर हिज बिहेवियर। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टारगेट किया गया है कि जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना है। तो कब तक इम्प्रूव करेंगे दोस्तों? ये 2030 तक इसमें इम्प्रूवमेंट के बात की गई है। 2030 तक का लक्ष्य बना है इन्होंने। समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? सभी बच्चों को मुख्यधारा में समावेश करना, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, क और ख दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल क और ख दोनों। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को मुख्यधारा में समावेश करना, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना सभी को। अगला देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर अनिश्चित काल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है, तो यूजीसी है, यूजीसी का अगर कोई उपाध्यक्ष है दोस्तों तो उसका जनरली क्या होता है कि जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी रहे वो आपका दोस्तों रहता है। ठीक है, कार्यकाल। ठीक, अभी दोस्तों यूजीसी के जो अध्यक्ष की दोस्तों बात करें तो कौन है? एम जगदीश कुमार। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा फिलहाल, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अगला देखेंगे भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो कब दोस्तों पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की गई? 1968 में हमारी जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो देखिए जो कोठारी आयोग हुआ था 1966 में रिपोर्ट दी, उसके बाद फिर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। आपकी कक्षा में एक छात्र के प्रायः विलंब से आने पर उसके अभिभावक से आप बात करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे या फिर कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे? तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप बिल्कुल कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे। ठीक है, ये प्रशासन विद्यालय से दोस्तों संबंधित प्रश्न रहेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किस वर्ष किया, जिसे स्त्री शिक्षा के संदर्भ में नीति और योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया? ये प्रश्न दोस्तों हमने आपको पहले भी कराया है। 1959 में दोस्तों इसका गठन किया गया। तो सरकार ने राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया था 1959 में सरकार के द्वारा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लड़कियों के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो ये दोस्तों आपकी हैं 75%। बाकी जो 25% सीटें दोस्तों वो गरीबी की रेखाओं से नीचे वाली लड़कियों के लिए आरक्षित है। अगला देखेंगे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB का गठन कब हुआ था? सबसे पुराना दोस्तों सलाहकार बोर्ड है। तो ये 1920 में दोस्तों इसका गठन हुआ, फिर भंग कर दिया गया, फिर दोबारा से पुनर्जीवित किया गया। तो 1920 में इसका फाइनली गठन हुआ था, पहले की बात करेंगे। अगला देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? अभी हमने दोस्तों पढ़ा था। तो मौलिक अधिकार में 21 क में दोस्तों रखा गया है। 21 क क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक बढ़ाकर उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीट शामिल करने का लक्ष्य है? तो ये भी दोस्तों वही लक्ष्य होगा 2035। तो बस प्रश्न है अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो वही है कि सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है और 3.5 करोड़ नई सीट शामिल करने का लक्ष्य वो दोस्तों आपका 2035 है। इसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य है, 50% तक करने का लक्ष्य है। किस वर्ष UGC आयोग को संसद के अधिनियम द्वारा एक स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया? तो वी ऑल नो डेट कि ये स्वायत्त संस्था का दर्जा इसको मिला था 1956 में। ठीक है, 1956 में। वैसे इसका गठन 1953 में हो गया था, लेकिन इसको स्वायत्त संस्थान का जो दर्जा है वो 1956 में दिया गया। अगला देखेंगे राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF के कुल कितने स्तर है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसके कुल मिला के कितने स्तर है दोस्तों? इसके 10 स्तर हैं, ध्यान रखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि ये कोई मनमर्जी है। तो 10 इसके कुल क्या है? स्तर है। तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के आपके कुल मिला के 10 स्तर है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो शिक्षण की विधियों का सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो शिक्षण की खेलकूद विधि किससे दोस्तों संबंधित है? दोस्तों ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। वृद्धि और विकास का जो दोस्तों सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे संबंधित है शिक्षण की खेलकूद विधि। इसके बाद बात करेंगे डब्ल्यू एलन, राइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? तो वी नो दैट माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। इसके बाद देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियार आयोग, इसका गठन कब किया गया? तो वी ऑल नो दैट इसका गठन दोस्तों 1952 में किया गया था। ठीक है, 1952 में इसका गठन किया गया। ठीक है, तो मोर प्रिसाइसली क्या होगा? 23 सितंबर 1952 में दोस्तों इसका गठन किया गया। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास के कुलपति थे उस समय पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व और तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? तो कब कितना किया गया दोस्तों? 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए ये आरटी अधिनियम लागू है। अगला देखेंगे, सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए संसदीय समिति की स्थापना किस वर्ष की थी? तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए संसदीय समिति की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1968 में। ठीक है, तो सरकार ने शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए संसदीय समिति है, इसकी स्थापना 1968 में की थी। फिर 1968 में आपकी शिक्षा नीति आई थी। अगला देखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 2004 में। तो 2004 में दोस्तों आपकी KGBV, ठीक है, इस स्थापना की गई थी। बहुत बार दोस्तों हमने डिस्कस किया है। यूजीसी का नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति से किस वर्ष बदल दिया गया? तो यूजीसी का नाम विश्वविद्यालय अनुदान समिति से, पहले इसका नाम दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान समिति था, उसके नाम बाद इसका नाम बदल के यूजीसी रख दिया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किया गया। पहले इसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, विश्वविद्यालय अनुदान समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। ठीक है, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति का नाम बदल के इसका नाम यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोस्तों रख दिया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बाद में फिर 1956 में दोस्तों इसको क्या कर दिया गया? इसको स्वायत्त संस्था के रूप में इसको बना दिया गया। ठीक है ना? ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, 1953 में इसका नाम बदल के यूजीसी रख दिया गया। अगला देखेंगे दोस्तों, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? विद्यालय, प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर, सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? तो सभी दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय है, प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर हैं, सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला देखेंगे, कक्षा के एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए। तो आप जब भी कोई आप एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे आप कोई जिसमें कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, तो सिद्धांत है मतलब यानी कि थ्योरी है, तो आप क्या पढ़ाएंगे? अज्ञात से ज्ञात, ठोस से सारांश, तर्क से निरीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें पहले क्या ढूंढेंगे? लॉजिक, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो रीजनिंग टू ऑब्जर्वेशन या फिर लॉजिकल टू ऑब्जर्वेशन, तो तर्क से निरीक्षण। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो कोठारी शिक्षा आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ था? जुलाई में 1964। तो राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। फिर 66 में रिपोर्ट दी इन्होंने। नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो नई एजुकेशन शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स कब से देंगे? 3, 4, 5, 6। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 6 से दोस्तों आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, शिक्षक के जीवन में कक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य है? शिक्षक के जीवन में कक्षा का निम्न में से क्या उद्देश्य है? शिक्षण के दौरान उत्पन्न आने वाली समस्याओं का निराकरण, सहशिक्षा को बढ़ावा देना, अधिगम को सफल बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। शिक्षक के जीवन में कक्षा का निम्न उद्देश्य है। अगला देखेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दोस्तों क्या दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय हो चुका है दोस्तों अब आपका नाम। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब नाम उसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, तो किस डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित दोस्तों? ये रिप्लेसमेंट से संबंधित है। कुछ प्रश्न आपके रिपीटेड होंगे दोस्तों, जो कि पुराने हमने पढ़ाए हैं, क्योंकि
दोनों से रिलेटेड है दोस्तों। शिक्षक से संबंधित न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन दोस्तों कब किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित 2012 में दोस्तों किया गया था, ठीक है, 2011 में दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2011। इसको दोस्तों आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 2012 ही दोस्तों होना चाहिए, तो 2011 नहीं होगा दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट के से दोस्तों क्या 23 दिसंबर 2012 को दोस्तों किया गया था ये, तो 2012 होगा, ठीक है। तो 2011 नहीं, 2012 ही होना चाहिए। तो इस तरफ से दोस्तों ये सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो वर्मा समिति का गठन आपका 23 दिसंबर 2012 को दोस्तों किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक शिक्षा से संबंधित है। इसको दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों हम करेक्ट करेंगे। देखिए ये जो न्यायमूर्ति वर्मा समिति है इसमें थोड़ा सा दोस्तों आपका कंफ्यूजन है क्रिएट, तो इसको थोड़ा सही कर लेंगे दोस्तों। इसका गठन 2011 ही होना चाहिए क्योंकि 2012 में इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई, 2011-12 दोस्तों इसका गठन है। और ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, तो एक न्यायमूर्ति वर्मा समिति एक और है दोस्तों, फिर वो उसका गठन थोड़ा सा दिसंबर में हुआ था, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इसको सही करेंगे। 2011 में दोस्तों इसका गठन हुआ था, मोर प्रिसाइसली दोस्तों इसका जून 2011 होना चाहिए, तो जून 2011 दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। तो जून 2011, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, जून 2011 में इसका गठन हुआ। 2012 में दोस्तों इसके द्वारा शिक्षा के से संबंधित, अध्यापक शिक्षा से संबंधित इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 2011 ही होना चाहिए इसका, ठीक है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार अंतर्गत करने में कौन से लक्ष्य शामिल है? इन प्रिपेयरिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट गोल्स आर इन्वॉल्व्ड? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या गोल इन्वॉल्व हैं? तो NCFECCE, NCFTEE, इसके अलावा NCFA और इसके अलावा हो गया NCFSE। तो कौन कौन दोस्त इसमें सम्मिलित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी दोस्त इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो NCFECCE अर्ली चाइल्ड एंड अर्ली जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए NCF की बात हो रही है, NCF फॉर टीचर्स एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, NCF फॉर A, ठीक है। इसके अलावा NCF फॉर SC, तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि सबके लिए NCF की यहाँ पर बात हो रही है, तो बिल्कुल सही है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों आपका NCFAE होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन हो गया, और ये आपका स्कूल एजुकेशन हो गया। तो अदरवाइज फिर आपका 1, 3 और 4 हो जाता, लेकिन ये ध्यान रखना कि NCFA होना चाहिए यहाँ पर ना, NCFAE। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैं, देखिए CCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीचर्स एजुकेशन की बात हो रही, TE, AE की बात होगी एडल्ट एजुकेशन की, उसके अलावा SC के स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो NCF में ये सभी सम्मिलित हैं। अगला देखेंगे, पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के संग संग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में की गई? तो आपको जानते हैं दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2005 में दोस्तों की गई थी, ठीक है। NCF 2005 में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के संग संग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की वकालत की गई थी। अगला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय योजना का अनुमोदन किस वर्ष किया गया? तो इसमें केंद्रीय विद्यालय की योजना का अनुमोदन किस वर्ष दोस्तों किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। फिर दोस्तों इसके क्रम में 15 दिसंबर 1963 को आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई, 1963 में, ठीक है। मोर प्रिसाइसली 1963 होगा, 15 दिसंबर 1963 इसका, लेकिन इसका अनुमोदन 1962 में किया गया। अगला देखेंगे, राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2015 तक कौन सी विषयक कार्यशाला आयोजित की गई थी? तो राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर उत्तराखंड से संबंधित दोस्तों हो सकता है ये आपका उत्तराखंड कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2015 तक कौन सी विषयक कार्यशाला आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपकी जीवन कौशल, ठीक है। तो जीवन कौशल की बात हो रही है, तो 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2015 तक, ठीक है।
अगला देखेंगे, मुक्त शिक्षा संसाधन OER किसके उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध करवाता है? तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज किसके लिए करवाता है दोस्तों? ये शिक्षण और शिक्षण सामग्री के लिए, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स। अगला देखेंगे, NCF 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, NCERT के द्वारा इसको तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में अपनी संस्तुतियां बताता है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। नगरों, गांवों और आदिवासी अनुसूचित जातियों जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालय, दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास, विद्यालय में इन्हीं वर्गों और इन्हीं क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी का प्रावधान 86 में दोस्तों किया गया था। अगला देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था दोस्तों? कोठारी आयोग का, NCF 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 86 या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों किसके क्रम में आया था हमेशा? ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के क्रम में आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं दोस्तों उसमें मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों चलाया गया था। ठीक है ना, कि एक प्राइमरी स्कूल है तो उसमें कमरे कितने होने चाहिए, उसमें क्या क्या शिक्षण मटेरियल होना चाहिए, उसमें टॉयलेट की सुविधा, ठीक है, उसमें शिक्षकों की बात, ठीक है, उसमें शिक्षकों की संख्या, इससे संबंधित दोस्तों प्रावधान किए गए थे। एक न्यूनतम जो मूलभूत आवश्यकता होती है प्राइमरी एजुकेशन, उससे संबंधित दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था 1987 में। अगला देखेंगे, किस वर्ष बालिका शिक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया गया था? तो बालिका शिक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से यानी कि प्लान प्रमोशन किया गया था गर्ल्स एजुकेशन का, तो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों ये क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1951 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था बालिका शिक्षा के लिए एक तरह से प्लान प्रमोशन। ठीक है, अगला देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्र सरकार में कितने अधिकारी शामिल होते हैं? केंद्र सरकार के कितने अधिकारी शामिल होते हैं UGC में? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि 2 लोग। ठीक, बेसिकली आपके देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दोस्तों उसमें 2 अफसर रहते हैं। इसमें अगर आप देखा जाए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कौन होता है दोस्तों? एक तो हो गया आपका अध्यक्ष, ठीक है, दूसरा आपका हो गया उपाध्यक्ष। ठीक, इसके अलावा फिर दोस्तों आपके 10 सदस्य और होते हैं। 10 सदस्य में से जो 2 सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं, जैसे कि इसमें आपका आएगा सचिव, सेक्रेटरी एजुकेशन, सचिव शिक्षा, और दूसरा आ जाएंगे सचिव व्यय, सेक्रेटरी आपके वित्त के। ठीक है, तो बेसिकली एक तो एजुकेशन के सेक्रेटरी हो गए और आपके वित्त के सेक्रेटरी हो गए, तो ये 2 अधिकारी हो गए। बाकी फिर इसमें जो 8 आपके सदस्य होते हैं भारत सरकार के द्वारा नामांकित होते हैं, निर्देशित 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार के आपके 2 अधिकारी यहाँ पर सम्मिलित होंगे, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सम्मिलित था? तो किस में सम्मिलित था दोस्तों? ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दोस्तों ये आपका सम्मिलित था। तो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत था। ठीक है, हालांकि ग्रामीण विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की बात सबसे पहले राधाकृष्ण आयोग के द्वारा की गई थी। संख्यात्मक अंक के स्थान पर सांकेतिक अंक दिए जाने का प्रावधान किस सिफारिश के अंतर्गत किया गया? यानी कि जो हम ग्रेडिंग सिस्टम है उसको अपनाने की दोस्तों बात किस सिफारिश के अंतर्गत की गई? कोठारी, यशपाल कमेटी, मुदालियार आयोग या फिर वर्मा कमेटी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुदालियार आयोग। ठीक है, मुदालियार आयोग था दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसके द्वारा दोस्तों जो अंकों के स्थान पर ग्रेड देने की बात की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न आता है ये। NCERT किस प्रकार का संगठन है? ये निजी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है या फिर स्वायत्त संस्था है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये आपकी क्या है? स्वायत्त संस्था है। ठीक है, NCERT कब गठन हुआ था? 1961 में। तो स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अगला देखेंगे दोस्तों, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019-20 में किस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, समग्र शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना करी। ठीक है। अगला देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत कितने वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो देखिए 3 वर्ष माध्यमिक 4 वर्ष उच्च, 4 वर्ष माध्यमिक 3 वर्ष उच्च, 3 वर्ष माध्यमिक 3 वर्ष उच्च या फिर 4 वर्ष माध्यमिक 4 वर्ष उच्च। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। कितने वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो दोस्तों ये था 3 वर्ष माध्यमिक 4 वर्ष उच्च। ठीक है। 3 वर्ष मतलब कि आपका निम्न माध्यमिक और 4 वर्ष उच्च माध्यमिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इतने वर्ष की शिक्षा का प्रावधान किया गया। उच्च का मतलब उच्च शिक्षा नहीं है, मतलब कि आपका निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है। अगला देखेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने किस वर्ष के दिव्यांगजन अधिकार का स्थान लिया है दोस्तों। तो एक किसका लिया है, 1995 वाले का, 1995 का। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने 1995 वाले को रिप्लेस किया है। ठीक है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पुरानी प्रणाली 10+2 का स्थान लेने के लिए नई व्यवस्था 5+3+3+4 में किस अवधि के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। तो 5+3+3+4 की अवधि में कितने छात्रों को शामिल किया गया, मतलब किस एज के छात्रों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 से लेके 18 वर्ष। ठीक है। 3 से लेके दोस्तों 18 वर्ष तक के छात्रों को दोस्तों सम्मिलित किया गया है। ठीक है। 3 से स्टार्ट हो रहा है और 18 वर्ष तक जा रहा है। ठीक है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। तो वी ऑल नो दैट 1966 में कोठारी आयोग आया था। तो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर दोस्तों ये आधारित थी। बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब की स्थापना कब हुई। अभी हमने डिस्कस किया था 1920 में, फिर इसको भंग कर दिया गया, फिर 1935 में पुनर्जीवित किया गया। अगला देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 की अध्यक्षता किसने की थी। तो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदालियर। बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस शिक्षा आयोग के अंतर्गत व्यावसायिक बनाया गया। तो कोठारी आयोग, सप्रू आयोग, मोदालियर आयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा को किस आयोग के अंतर्गत व्यावसायिक बनाया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा को दोस्तों मोदालियर आयोग के अंतर्गत व्यावसायिक बनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अंतर्गत एनसीएफ संस्था के अंतर्गत कौन सा कार्य शामिल है। ठीक है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, वैश्य शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। तो एनसीएफ संस्था के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वयस्क शिक्षा के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा, ये के अंतर्गत एनसीएफ संस्था के अंतर्गत ये कार्य को सम्मिलित किया गया है। तो हमने अभी देखा ही था एडल्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है। NCFAE। ठीक, ये है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाकी देखा जाए तो एनसीएफ सभी में है। स्कूली शिक्षा की बात करें NCFSC की हमने बात करी, टीचर एजुकेशन NCFTE की हमने बात करी, NCFAE हो गया, इसके अलावा NCFECCE। तो ये सभी हैं आपके। लेकिन जो NEP 2020 के प्रावधान की हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ष 1999 में किस प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा सुधार किया गया। अब देखिए 1996 में दोस्तों क्या किया गया था, थोड़ा बहुत संशोधन किया गया था 1992 में। तो उस समय पे कौन सी प्रधानमंत्री की सरकार थी। तो कौन सी थी दोस्तों उस समय पे, नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, इनकी प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा दोस्तों पे सुधार किया गया। अगला देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य किस स्तर तक की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वैसे उच्च प्राथमिक स्तर तक था दोस्तों, अब देखा जाए तो 12वीं तक की है। तो ये पुराना प्रश्न है, पहले उच्च प्राथमिक, देखिए स्टार्टिंग में उच्च प्राथमिक था, अब पूरा का पूरा क्या है 12वीं तक का है। तो माध्यमिक स्तर आप मान सकते हैं, तो 12वीं तक की दी जाती है। तो लेकिन पहले दोस्तों जो उद्देश्य था वो यही था कि उच्च प्राथमिक स्तर, लेकिन अब कस्तूरबा गांधी में 12वीं तक की दी जाती है। तो उसको ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी लेवल आप इसका राइट आंसर लिखेंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI को किस वर्ष दोस्तों स्थापित किया गया। तो RCI को कब स्थापित किया गया दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 85, 86, 87, 88। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, इसको 86 में एक सोसाइटी के रूप में दोस्तों उस समय पे पंजीकृत किया गया था 1986 में। फिर उसके बाद सितंबर 1992 को दोस्तों आपका क्या था, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद में पारित किया गया।
और उसके बाद दोस्तों फिर 22 जून 1993 को दोस्तों ये सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो सांविधिक निकाय के रूप में दोस्तों इसको अस्तित्व में आई है 1993 में, लेकिन इसको 1986 में एक सोसाइटी के रूप में दोस्तों क्या किया था, पंजीकृत किया गया था। ठीक है, उसके आधार पर वो प्रश्न है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 अंतर्गत 6 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सबसे पहले तो दोस्तों ये 2007 नहीं होगा, ये 2005 होगा। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो 13 जून 2005 को हुआ था। ठीक, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने करी थी? सैम पैत्रोदा ने। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 नहीं होगा, ये 13 जून 2005 होगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस संस्था के अंतर्गत तैयार की गई? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षा के लिए तो क्या है दोस्तों? NCFTE होगा। अभी जैसे हमने बात की थी फॉर टीचर्स एजुकेशन, तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो NCFTE। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये आपका NCFTE के अंतर्गत तैयार की गई। इसके बाद देखेंगे, कठिन क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई? तो देख लिए वही वाली बात है, उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों क्या किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में उच्च प्राथमिक स्तर था, अब तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही, 12th तक की लेवल की हम बात करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कोठारी कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये कौन थे? DS कोठारी। ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में बालिकाओं के नामांकन ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष में किस माह में जन जन का प्रयास सतत का विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में, मार्च के अंतिम सप्ताह में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। तो उत्तराखंड में बालिकाओं के नामांकन ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जन जन का प्रयास शिक्षा का विकास कार्यक्रम संचालित किया जाता है। ठीक है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हमेशा। ठीक है, हर वर्ष। इसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 में निम्न में से कौन संबंधित है? कक्षा विद्यालय का भाग है, जीवन को बाह्य गतिविधियों कक्षा का भाग है, यांत्रिक और बाह्य गतिविधियों से जुड़ी होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी दोस्तों आपका करेक्ट है। ठीक, कक्षा विद्यालय का भाग है, क्लास इज अ पार्ट ऑफ स्कूल, एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर पार्ट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, अगला है आंतरिक और बाह्य गतिविधियों से जुड़ी हुई है, इट इज रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज। तो बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय में खेलकूद तथा अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्कूल प्रबंधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन करवाता है दोस्तों? ऑर्गेनाइज कौन करता है दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानाध्यापक। ठीक है, हेडमास्टर। तो विद्यालय में खेलकूद है या फिर अन्य कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है दोस्तों? ये हेडमास्टर के द्वारा ये किया जाता है। शिक्षा का आधुनिक सुधार मॉडल किस समिति की रिपोर्ट को माना जाता है? किस समिति का रिपोर्ट को दोस्तों माना जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा करेक्ट। न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी 2012 में दोस्तों इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, तो इसको शिक्षा का आधुनिक सुधार मॉडल माना जाता है इस समिति की रिपोर्ट को, मॉडर्न रिफॉर्म मॉडल ऑफ एजुकेशन। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA रमसा को कब शुरू किया गया दोस्तों? ये किया गया था 2009 में। 2009 में दोस्तों रमसा, SSA 2001 में, उसके बाद फिर रमसा आया था 2009 में। इसके बाद अगला देखेंगे, NPI का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल प्रोफाइल आइडेंटिटी, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, नेशनल प्रोवाइडेड आइडेंटिफायर, या फिर नीदर ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर। सो बी ऑप्शन इज राइट, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म है NPI का, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर। प्रारंभ में शैक्षिक वर्ष 1963-64 के अनुसार सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे कितने रेजिमेंट विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में ले लिया गया? तो 1963 जब हमने बात की थी दोस्तों कि दिसंबर 1963 में दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी, तो सुरक्षा कर्मियों की सघनता वाले स्थानों पर चलाए जा रहे कितने रेजिमेंट विद्यालयों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में लिया गया? तो उस समय पे दोस्तों आपके कुल मिला के 20 विद्यालय थे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो योजना स्थापित की गई थी दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनके बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दोस्तों इसमें की गई थी।
तो इस समय पर दोस्तों आपके कुल मिला के 20 विद्यालयों को दोस्तों एक केंद्रीय विद्यालय के रूप में उस समय पे ले लिया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या घोषणा की गई। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार होगा। शिक्षा संस्था में पाठ्यक्रम प्रांतीय सरकार द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम होगा। इसके अलावा क और ख दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार होगा और शिक्षा संस्था में पाठ्यक्रम प्रांतीय सरकारों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। तो अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था 5+3+3+4, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पहले 10+2+3 था, 5+3+3+4 है। ठीक है। अगला देखेंगे, यूजीसी का अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो यूजीसी का अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी बार बढ़ा सकते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार या एक बार भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक बार। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यूजीसी के अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष का दोस्तों कितना होता है, 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो जाए, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसकी कार्यकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त या जोड़ना सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा, परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और विकसित करना, कक्षा की गतिविधियों से इसको जोड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा। ये दोस्तों नहीं है, बाकी सभी दोस्तों आपके मार्गदर्शक सिद्धांतों में आते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मुदालियर आयोग के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अगला देखेंगे, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट किनके बीच संबंधों को मजबूत करता है। बीआरसी और सीआरसी के मध्य में, सीआरसी और एससीईआरटी के मध्य में, बीआरसी और एनसीईआरटी के मध्य में, एससीईआरटी के मध्य में, बीआरसी, सीआरसी और एससीईआरटी के मध्य में। तो जो डाइट है किनके बीच में संबंधों को मजबूत करता है दोस्तों, बीआरसी, सीआरसी और एससीईआरटी के बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करता है। बीआरसी, सीआरसी जब से पोस्ट आ रही है उसकी बात हो रही है, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एंड क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, एससीईआरटी, इनके बीच में संबंध है उसको स्ट्रेंथ करता है DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगला देखेंगे, यूजीसी का गठन किस वर्ष किया गया। तो वी नो दैट कि भैया 1953 में दोस्तों इसका गठन किया गया। अगला देखेंगे, तक्सी एकामाटो ने किस वर्ष शैक्षिक तकनीक पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का आगे, लेकिन कोई बात नहीं, 1971 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के कितने समय की सिफारिश थी। 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 घंटे प्रतिदिन की सिफारिश थी। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए कुल गृह कार्य 2 घंटे प्रतिदिन की सिफारिश की गई थी। अगला देखेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पे किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। 2030, 2032, 35 या फिर 38। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 100% साक्षरता 2030। ज़्यादातर लक्ष्य दोस्तों इसके 2030 को लेकर ही है। इसके बाद देखेंगे, यूजीसी का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया। सार्जेंट रिपोर्ट, जसपाल रिपोर्ट, न्यायमूर्ति वर्मा रिपोर्ट या फिर लिंगदे रिपोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट जो कि 1944 में आई थी, उसके आधार पर फिर दोस्तों से विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया था। बाद में फिर इसका नाम बदल के यूजीसी कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1953 में। अगला देखेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में किस शिक्षा नीति को जाना जाता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यू एजुकेशन 1968 वाली, 1992 वाली, 1986 वाली, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, जिसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखेंगे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय द्वारा बालिकाओं के नामांकन के लिए कौन से प्रयास किए गए। तो देखिए इसके कौन कौन से प्रयास किए गए। समुदाय के मध्य जाकर बैठक की गई है, जनपद स्तर पर नुक्कड़ नाटक किए गए हैं, ताकि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसमें बालिकाओं का नामांकन कराया जाए। तो इसके लिए ये सब प्रयास किए गए हैं। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों को दोनों प्रयास किए गए। अगला देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो इसमें कितना खर्च किया जाएगा दोस्तों, 6%। हमेशा से दोस्तों 6% रहा है शिक्षाविदों का। तो 6% कुल जीडीपी का को दोस्तों 6% स्पेंड किया जाएगा एजुकेशन में। ठीक है। अगला देखेंगे, शिक्षा संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी।
तो 2012 में दोस्तों इनके द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई। जून 2011 में इस समिति का गठन किया गया था। अगला देखेंगे, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 का मुख्य स्वरूप किस संस्था की पृष्ठभूमि पर तैयार किया गया? तो अध्यापक शिक्षा यानी कि NCFTE इस 2009 का ये किसके बेस पर दोस्तों तैयार किया गया? तो बेसिकली इसको NCF 2005 के बेसिस में तैयार किया गया है। ठीक है, NCF 2005 ही दोस्तों सबका बेस है। तो 2009 यानी NCFTE, ध्यान रखना NCFTE पूछा भी जा सकता है दोस्तों कब हुआ, तो ये NCF 2005 के बेस पर आधारित है। भारत में विश्वविद्यालय तंत्र में UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये प्रश्न दोस्तों मैंने आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें जो पहले अध्यक्ष दोस्तों वो कौन थे? वो थे स्वाति स्वरूप भटनागर। उसके बाद फिर दोस्तों जब 1956 में दोस्तों फिर आपका UGC है, UGC को दोस्तों फिर एक स्वायत्त संस्थान के रूप में जब बनाया गया दोस्तों, एक मतलब राज्य सरकार के दोस्तों अंडर जब इसको लाया गया, पहले तो 1953 में दोस्तों इसका गठन किया गया, फिर उसके बाद 1956 में इसको एक आप कह सकते हैं कि इसको एक सरकार के अंदर दोस्तों जब इसको लाया गया। ठीक, तो सांविधिक निकाय के रूप में दोस्तों ये कब बना था? 1956 में बना था। तो बेसिकली जब 1953 की बात करेंगे तो दोस्तों उस समय पर जो प्रथम अध्यक्ष थे वो शांति स्वरूप भटनागर थे। लेकिन जब आप बात करेंगे जब इसने अपना सही से काम करना दोस्तों स्टार्ट किया, होने को इसकी स्थापना 1953 हो गई थी, लेकिन उसके बाद से प्रॉपरली जो इसने काम करना स्टार्ट किया तो वो किया था 1956 से। तब इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो बन गए थे CD देशमुख। तो विश्वविद्यालय तंत्र की अगर बात करें तो UGC के प्रथम अध्यक्ष तो दोस्तों देखा जाए तो CD देशमुख थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये प्रश्न है। लेकिन आप ध्यान रखना है कि अगर आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, विश्वविद्यालय तंत्र नहीं पूछा जाता है, तो बेसिकली आप बोलेंगे कि अगर UGC के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर थे। और अगर बात की जाए कि विश्वविद्यालय तंत्र में UGC के प्रथम अध्यक्ष यानी कि जब UGC ने 1956 में रेगुलरली काम करना स्टार्ट किया तो उस समय पर CD देशमुख थे। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसका ऑप्शन हमने B रखा है। तो समझ लीजिएगा कि इस प्रश्न का अर्थ क्या है। वैसे आप UGC का प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर है। ठीक है, अगला देखेंगे, बेसिक शिक्षा विद्यालयों में कक्षा 1 से किस कक्षा तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है? तो बेसिक शिक्षा विद्यालयों में दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 8 तक का दोस्तों पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। ध्यान रखने 1 से लेकर 8 तक की होती है, तो फिर 1 से लेकर 8 तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पिथौरागढ़ की एवं चंपावत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 में कौन सा अभियान दोस्तों चलाया गया? तो इसमें कौन सा चलाया गया दोस्तों? इसमें चलाया गया ऑप्शन नंबर A, शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, शपथ एवं हस्ताक्षर अभियान। तो उत्तराखंड से दोस्तों संबंधित है। कोठारी कमीशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1964 में। इसमें कई बार दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखेंगे, शिक्षकों का दृष्टिकोण बालकों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों हमेशा कैसा होना चाहिए? एक आदर्शवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, 1958 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया था? तो 1958 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। और कौन थी दोस्तों? ये थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया था। अभी हमने डिस्कस किया था कि कब गठन हुआ था। इसके बाद देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत में उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने किलोमीटर में खोलने का प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, ये पुराने दोस्तों क्वेश्चन है तो इसमें सुधार नहीं हो पाया था, तो इसमें माफी चाहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर। उच्च प्राथमिक विद्यालय, अगर प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो SSA के तहत पे 1 किलोमीटर के दायरे पे दोस्तों आपके कहते हैं प्राइमरी स्कूल की बात की गई है। 3 किलोमीटर के दायरे पे दोस्तों उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात की गई, तो इसको बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2000-2001 में दोस्तों आपका SSA स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपका दोस्तों यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, UEE। और UEE को प्राप्त करने का लक्ष्य 2010 में दोस्तों आपका रखा गया था। और इसमें ये लिखा गया था कि भैया 1 किलोमीटर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर दोस्तों आपका प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 3 किलोमीटर पर आपके दायरे पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना, संकल्पात्मक समझ, बहुत आसान है, C वाला करेक्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रंट। अब तो दोस्तों आपको हमारी क्लासेस देखते देखते ये चीज़ें सब समझ में आने लग गई होंगी भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE किस प्रकार की संस्था है? ठीक है, NCTE किस प्रकार की? संवैधानिक संस्था, स्वायत्त संस्था, गैर संवैधानिक संस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम बात करें NCTE की, तो NCTE दोस्तों आपके हम बात करें तो 1973 तक दोस्तों ये आपका क्या शिक्षक 1973 की बात करें तो 1973 के टाइम पे दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका जनरली क्या थी कि जो अध्यापक शिक्षा के संबंध में ये आपके सभी विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों को दोस्तों एक सलाहकार निकाय के रूप में दोस्तों स्थापित था। फिर बाद में दोस्तों फिर इसको
एनसी जो आपका एनसीटी अधिनियम बना फिर दोस्तों 1993 में, और फिर उसके बाद दोस्तों 1995 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया। ठीक है, मतलब 17 अगस्त 1995 को दोस्तों इसको स्थापित किया गया। तो ये दोस्तों उस समय पे वैधानिक संस्था के रूप में दोस्तों स्थापित किया गया था। तो वैधानिक, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक संस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाएगा तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। स्वायत्त संस्था और गैर संवैधानिक संस्था, देखिए ये बेसिकली आपका गैर संवैधानिक संस्था है जो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बी ऑप्शन की जगह पे आप इसको सी ऑप्शन दोस्तों इसका ज़्यादा करेक्ट रहेगा। गैर संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था दोस्तों इसको बोल सकते हैं, सांविधिक संस्था बोल सकते हैं। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये आपका वैधानिक संस्था दोस्तों आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों अध्यापक शिक्षा विभाग का एक अंग हुआ करता था। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो 1986 के दस्तावेज को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 12 भागों में दोस्तों इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो अभी हमने दोस्तों पढ़ा था कि 1958 में दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत में प्राथमिक शिक्षा कितने किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा दोस्तों किसके अंदर होनी चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे कोठारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का था दोस्तों। तो ये हम जानते हैं भाई 1964 से 1966। सो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई लागू करने वाला कौन सा देश बना था। तो दोस्तों 135वां देश बना था। तो 135वां दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 135। अगला देखेंगे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों। तो इसको स्वीकृति कब दी गई थी दोस्तों, इसको दी गई थी 19 जुलाई 20 को, यानी 29 जुलाई 2020 को दोस्तों इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष से दोस्तों लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में दोस्तों उसको लागू किया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर कुछ क्षेत्रों को। अगला देखेंगे एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तार्किक चिंतन में बढ़ोतरी करना, इन्हेंसमेंट इन लॉजिकल थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, या फिर ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो एप्रिसिएशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, इसीलिए कला को जोड़ा गया। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे एनसीएफ 2023 में मूल्यांकन के लिए उल्लिखित 3 दृष्टिकोण क्या है। तो सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सफल छात्रों में क्या आकलन करता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान और रटना, मूल अवधारणाएं, ज्ञान का अनुप्रयोग, उच्च स्तरीय सोच कौशल, शारीरिक फिटनेस और पाठ्येतर क्षमताएं, केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना। तो ऑफ कोर्स बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, सफल। ठीक है, अगला देखेंगे केजीबीवी का लक्ष्य किस विशिष्ट समूह के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के, वंचित समुदाय की लड़कियां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शहरी क्षेत्रों के बच्चे। तो वी नो दैट केजीबीवी किसके लिए, वंचित समुदाय की लड़कियों के लिए दोस्तों ये चलाया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीखने अधिगम के लिए अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, गणन कौशल विकसित करना, सभी के लिए शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। तो बुनियादी साक्षरता होनी चाहिए और संख्या ज्ञान होना चाहिए, यानी कि बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, सो इट इज एसेंशियल एंड मैंडेटरी फॉर लर्निंग। मुदालिया आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1952 में इसका गठन हुआ था। अगला देखेंगे एनसीएफटीई 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अनुशिक्षा शिक्षक संघ के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, आपने बताने की कौन सी सही नहीं है। एनसीएफटीई 2009 की अनुशंसा विद्यालय पाठ्यचर्या, पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक परीक्षण, भावी शिक्षकों को ज्ञान निर्माण हेतु अनुभव के में संलग्न कर मदद करना, मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थियों को सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना, और आत्मचिंतन द्वारा चेतना और सूक्ष्म मानवीय संवेदनाएं विकसित करने में शिक्षकों की मदद करना। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थियों को सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना। ये दोस्तों आपका एनसीएफटी में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में ये आपका सही नहीं है कि मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थियों को सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना, यह अनुशंसा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी सभी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे
राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपने बताना है। सबसे पहले NCQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल गलत। इसमें सभी औपचारिक हो चाहे निरौपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। NCQF के क्रियान्वयन को एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली टू इज करेक्ट, यानी कि NCQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य आपका क्या है, संचरण है। ठीक, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का प्रमुख कौन होता है। तो इसका प्रमुख हमेशा कौन होता है, एक इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो यानी कि अध्यक्ष, तो NCTE का प्रमुख हमेशा क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलू से जुड़े हुए। कौन कौन से दोस्तों आपके टीचर्स एजुकेशन से दोस्तों जुड़े हुए हैं, टीचर्स एजुकेशन पॉलिसी से और मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो CBSE, IC, SSR, NCERT, SCERT, NCT, तो लास्ट के 3 दोस्तों आपके जुड़े हुए हैं, 3, 4, 5। तो NCERT है, SCERT है, NCT, ये दोस्तों आपके बेसिकली शिक्षक शिक्षा, उसकी नीति निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल सबसे जुड़े हुए हैं। अगला देखेंगे, UGC प्रोफेसर A ज्ञानम के साथ इसके संयोजक के रूप में नियुक्त की गई शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा उत्पन्न कार्य योजना में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित था। तो देखिए, सबसे पहले चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण, पाठ्यक्रम विकास, एक सेमेस्टर के दौरान शिक्षक छात्र संपर्क घंटे की संख्या पर निर्णय लेना और कौशल आधारित पाठ्यक्रम का और कार्यक्रम। तो UGC के प्रोफेसर A ज्ञानम के द्वारा जो दोस्तों आपके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो संस्तुतियाँ दी गई थी या रिपोर्ट दी गई थी, तो उसमें क्या क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर B। ये प्रश्न दोस्तों हमने आपको पहले भी कराया है 1, 3 और 4, यानी कि उसमें आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रम विकास, ठीक है, और इसके अलावा एक सेमेस्टर के दौरान शिक्षक छात्र संपर्क घंटों की संख्या पर निर्णय लेना। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन UGC के इरादों को दर्शाता है। तो पाठ्यक्रम को जीवन स्थिति से जोड़ा जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को हर साल बदला जाना चाहिए, यदि संभव ना हो तो हर 3 साल में। पाठ्यक्रम सामग्री केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से में विकल्प आधारित प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि देयर शुड बी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला देखें, सत्य पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के सार्थक जुड़ाव को और अधिक प्रदान करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 2, 4 और 5। तो 2 वाला, यानी कि पाठ्यक्रम को हर साल बदलना चाहिए, जीवन स्थिति से जोड़ना चाहिए, ये आपके UGC के उसमें नहीं है। ठीक है, मतलब UGC के इरादों में नहीं है, या UGC के आप देख सकते हैं मैनिफेस्टो में नहीं है ये सब चीज़ें। सबसे पहला उनका ये है कि पाठ्यक्रम को हो सके तो हर साल बदलो, यदि संभव ना हो तो हर 3 साल में बदलो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि जो विश्वविद्यालय है पाठ्यक्रम के हिस्से से विकल्प आधारित प्रणाली होनी चाहिए, दे शुड बी ए चॉइस बेस्ड सिस्टम फॉर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी करिकुलम। इसके अलावा सत्य पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के सार्थक जुड़ाव को और अधिक प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सत्रीय पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं, तो सत्रीय पाठ्यक्रम में मतलब जो है आपका बेसिकली जो हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम की दोस्तों बात होती है, तो सेमेस्टर सिस्टम क्या है, ये इससे शिक्षार्थी को और शिक्षा से अधिक जुड़ाव प्रदान होता है, ये बेसिकली इनका कहने का है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वह है डॉक्टर सरनजीत कौर। ठीक है, अगला देखेंगे, शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय दोस्तों कौन सा है। सर्वोच्च निकाय कौन है, CABE कैब। ठीक है, अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या है। विभिन्न शिक्षण विधियों पर शोध करके उन्नत तकनीक का प्रयोग करें, शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और सेवा में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें, विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी निजी संस्थानों में अपनी सेवा बढ़ाएं और प्रदान करें, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करना और इन्हीं सभी राज्यों को इससे बढ़ावा देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, 1, 2, 3 दोस्तों आपका करेक्ट है। ठीक है, उच्च शिक्षा से इसका संबंध नहीं, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करना और सभी राज्यों को इसमें बढ़ावा देना, ये दोस्तों आपका नहीं है। ठीक है, बाकी देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा आपके NCERT के प्रमुख कार्य हैं। अगला देखेंगे,
निम्न में से किस संगठन के अंदर ERIC की इकाई है? तो ये दोस्तों हमने डिस्कस किया था, NCERT के अंतर्गत की इकाई है ERIC, तो NCERT के अंतर्गत है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा तो वो मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, विद्यार्थी की प्रगति और विशेषता का प्रतिबिंब होगा, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों की तुलना के रूप में प्रस्तुत करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इट विल रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस एंड स्पेशलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखेंगे, एनसीएफ 2023 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2023 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो ये है कि उच्च स्तरीय कौशल और सीखने को बढ़ावा देना, टू प्रमोट हायर ऑर्डर स्किल्स एंड लर्निंग। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छे लगे होंगे। 150 से अधिक दोस्तों प्रश्न थे जो कि आपके यूनिट 5 से दोस्तों संबंधित थे। हमारा पूरा प्रयास हमने किया है कि जितने भी प्रश्न हो इसमें सम्मिलित किए जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये मदद आपको जरूर करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में, और आपको आगे भी जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये मदद करते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।